जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारतीय सेना ने अपने फाइनल यानी कि अंतिम 3 AS-64E अपाचे हेलीकॉप्टरों को ऑफिशियली तौर पर शामिल कर लिया है। इसके साथ ही भारतीय सेना की पहली डेडिकेटेड अपाचे स्क्वाड्रन भी अब ऑपरेशनल हो गई है। आपको बता दें कि 3 अपाचे हेलीकॉप्टर हिंडन एयरबेस पहुंचे। इन्हें राजस्थान के जोधपुर स्थित 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन में तैनात किया जाएगा। भारतीय सेना को सबसे ताकतवर अपाचे हेलीकॉप्टर मिला है, जिसमें कि लॉन्ग बो फायर कंट्रोल रडार, हेलफायर मिसाइलें, 30 mm की चेन गन और अत्याधुनिक नाइट विजन और सेंसर सिस्टम शामिल है। यह हेलीकॉप्टर दोस्तों हर मौसम और हर समय ऑपरेशन करने में सक्षम होगा। जोधपुर में इन्हें डिप्लॉय करने का मतलब सीधा है कि पाकिस्तान के अंदर तक भारत की मारक क्षमता को और बढ़ाना। अपाचे की एंट्री से भारत की नाइट वॉरफेयर और एंटी आर्मर क्षमता कई गुना बढ़ गई है। इवन दोस्तों, ये एक इंटरिम सॉल्यूशन है। इसके बाद भारतीय सेना स्वदेशी LCH प्रचंड को अधिक संख्या में शामिल करेगी, जो कि भारत की स्वदेशी मारक क्षमता का एक बहुत बड़ा उदाहरण भी है और आत्मनिर्भरता का भी। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स जो कि अपनी घटती हुई स्क्वाड्रन ताकत से जूझ रही है, ऐसे में स्वदेशी LCA Mark 1 तेजस और STT-40 बेसिक ट्रेनर प्रोग्राम अब काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। अब दोस्तों, HAL ने इन दोनों ही प्लेटफॉर्म की डिलीवरी टाइमलाइन में कुछ संशोधन किया है। अब दोस्तों, HAL ने 2025 से 26 के अंत तक 5 LCA Mark 1 फाइटर जेट और 3 STT-40 बेसिक ट्रेनर डिलीवर करने की योजना बनाई है। हालांकि इससे पहले टारगेट था कि 10 तेजस और 12 ट्रेनर, लेकिन देरी की वजह से ये सारा काम और डिले हो गया है। और आप सबको मालूम है कि इंडियन एयरफोर्स ने अब तक 180 LCA Mark 1 का ऑर्डर दिया है, जिनकी कीमत लगभग 1.1 लाख करोड़ रुपए है। भले ही तेजस Mark 1 भारतीय वायुसेना की रीढ़ बनने वाला है, लेकिन देरी की वजह से इंडियन एयरफोर्स की कॉम्बैट रेडीनेस पर असर पड़ सकता है, खासकर कि तब जब MiG-21 जैसे पुराने विमान रिटायर हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज पॉजिटिव है कि अमेरिका ने इंजन सप्लाई को धीरे धीरे स्टेबल कर दिया है। जी 2027 से 20 से ज्यादा इंजन भारत को देगा। नासिक और बेंगलुरु में नई प्रोडक्शन लाइन से प्रोडक्शन बढ़कर 24 फाइटर जेट हर साल हो जाएगा। और कहा ही जा रहा है कि STT-40 में भी हनीवेल इंजन की सप्लाई 2026 से शुरू होगी। भले ही दोस्तों देरी हो रही है, लेकिन LCA Mark 1 और STT-40 भारत की आत्मनिर्भर डिफेंस स्ट्रैटेजी की रीढ़ है और आने वाले टाइम में अगर ये प्रोडक्शन रफ्तार पकड़ेगा तो इंडियन एयरफोर्स को बड़ी राहत मिलेगी। दोस्तों, भारत के पास 7,500 किलोमीटर का लंबा समुद्री तट और लगभग 23 लाख वर्ग किलोमीटर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। और इतने विशाल क्षेत्र की 24 घंटे सातों दिन निगरानी करना, वो भी इंसानी जहाजों से, वो काफी चैलेंजिंग होता है। यही वजह है कि इंडियन नेवी अब अनमैन्ड सरफेस व्हीकल्स यानी कि USV पर एक बड़ा दांव लगा रही है। इंडियन नेवी ने दोस्तों 2030 तक 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की फंडिंग USV प्रोग्राम के लिए तय की है। ये USV पूरी तरह ऑटोनोमस होंगे, बिना रिमोट कंट्रोल और बिना क्रू के। इनकी खासियतों की बात की जाए तो ये AI बेस्ड निर्णय लेने की क्षमता से लैस होंगे, GPS डिनाइड इन्वायरमेंट में भी ऑपरेशन हो पाएंगे, स्वार्मिंग टेक्नोलॉजी के साथ आएंगे, यानी कि 10 से 50 USV एक साथ मिलकर मिशन कर सकते हैं। इनमें EO/IR, सोनार और लाइडर जैसे सेंसर्स लगे होंगे। स्पीड होगी इनकी 40 नॉट तक की। और इवन दोस्तों, USV टू USV ईंधन भरने जैसी टेक्नोलॉजी से ये हफ्तों तक समुद्र में रह सकते हैं। इवन जहां इंसानी गश्ती जहाजों को बार बार बंदरगाह पर लौटना पड़ता है, तो वहीं USV लगातार निगरानी कर सकते हैं। और ये क्षमता दोस्तों भारत को चीन की नौसेना, तस्करी, इवन समुद्री आतंकवाद और घुसपैठ के खिलाफ एक बड़ी बढ़त देगी। कहा ही जा रहा है कि बेल और DRDO मिलकर मैन अनमैन टीमिंग कॉम्बैट कमांड वेसल विकसित कर रहे हैं, जो USV स्वाम्प को कंट्रोल करेगा। और भारत के स्टार्टअप कंपनियां जैसे कि सागर डिफेंस 45 दिनों तक समुद्र में चलने वाले हाई एंड्योरेंस USV भी बना रहे हैं। ये मॉडल दोस्तों यूक्रेन युद्ध से काफी प्रेरित लगता है। हालांकि भारत ने अपनी परिस्थितियों के हिसाब से इसे डेवलप करना शुरू किया है। और ये USV दोस्तों भारतीय नौसेना का फोर्स मल्टीप्लायर बनने वाला है। दोस्तों, हाल ही में LCA तेजस ऑपरेटर कॉन्फ्रेंस 2025 एयरफोर्स स्टेशन नालिया में सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। ये वही फॉरवर्ड बेस है जहां तेजस स्क्वाड्रन वास्तविक ऑपरेशनल माहौल में तैनात है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता दोस्तों एयर मार्शल केशवर नायर हरिशंकर ने की। और इस सम्मेलन में तेजस के फाइटर पायलट, इंडियन एयरफोर्स की मेंटेनेंस इंजीनियर्स, HAL और ADA के सीनियर अधिकारी मौजूद थे, जहां पर बातचीत की गई है तेजस से मिले ऑपरेशनल फीडबैक की, फ्यूचर में अपग्रेड्स और हथियार इंटीग्रेशन के ऊपर, मेंटेनेंस, लॉजिस्टिक और अवेलेबिलिटी सुधार पर बातचीत की गई है। यहाँ पर तेजस Mark 1 की चल रही इंडक्शन से इस फाइटर जेट की क्षमताएं और बढ़ेंगी, जैसे कि इसमें बेहतर रडार, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और आधुनिक हथियार सिस्टम जोड़े जाएंगे। और ये कॉन्फ्रेंस इस बात को सुनिश्चित करती है कि पायलट, इंजीनियर और इंडस्ट्री मिलकर तेजस को कॉम्बैट डोमिनेट प्लेटफॉर्म बनाएंगे। तेजस न सिर्फ आज की जरूरत है, बल्कि आने वाले दशकों की भारतीय वायुसेना की एक बहुत बड़ी रीढ़ भी बनेगा। दुश्मन दोस्तों सैटेलाइट के जरिए सब कुछ देख सकता है। ऐसे में दोस्तों भारत ने दुश्मन के सैटेलाइट को अंधा बनाने की एक बड़ी टेक्नोलॉजी में कामयाबी हासिल की है।
और इन सब का एक ही जवाब होगा, वो है मारीचिका। क्योंकि दोस्तों आज की लड़ाई केवल टैंक और ड्रोन से नहीं लड़ी जा रही, बल्कि सैटेलाइट और रडार आंखों से भी लड़ी जाती है। ऐसे में सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी कि सार एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि बादल, अंधेरा और किसी भी तरीके के छिपाव के बावजूद भी जमीन की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें ले सकती है। और ये टेक्नोलॉजी दोस्तों भारत के एयरबेस, मिसाइल साइट्स और सैन्य ठिकानों के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है। ऐसे में दोस्तों ये जो मारीचिका है, जिसे कि नोएडा की स्टार्टअप कंपनी डाइस प्रो इंटेक ने डेवलप किया है, ये दुनिया का पहला पोर्टेबल सार इमेज डिसरप्टर है। ये एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है दोस्तों, जो दुश्मनों के सार रडार को ऐसी गड़बड़ी देता है कि साफ इमेज बन ही नहीं पाती। खास बात यह है कि ये पोर्टेबल है, यानी कि तेजी से डिप्लॉय किया जा सकता है, और ये दुश्मनों के सैटेलाइट्स और एयरबॉर्न सार दोनों के खिलाफ काफी प्रभावी भी है। दुश्मन को पता चले बिना रडार को ये ब्लाइंड करने की क्षमता रखता है। मारीचिका दोस्तों भारत को स्ट्रैटेजिक डिनाइल कैपेबिलिटी प्रदान करेगा, मतलब दुश्मन देख नहीं पाएगा कि असल में जमीन पर क्या है, और इससे हमारे फॉरवर्ड बेस, लॉन्च साइट्स और जो हमारे संवेदनशील इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर तरीके से सुरक्षित रह पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों चाइना और जो अन्य देश हैं वो सार सैटेलाइट्स को लगातार बढ़ा रहे हैं उनकी संख्या, और ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो है वो एक निर्णायक या आप समझिए कि भरोसेमंद चीज बनती जा रही है। लेकिन मारीचिका जैसी अत्याधुनिक तकनीक दुश्मन को मजबूर करेगी कि वो इसे अब कम भरोसेमंद समझे, और मारीचिका से भारत को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वॉरफेयर में एक जबरदस्त बढ़त मिलेगी। ये एक सिस्टम नहीं है बल्कि आत्मनिर्भर भारत की टेक्नोलॉजी है। मतलब भारत अब सिर्फ बचाव नहीं करता, वो दुश्मन की आंखें बंद भी करना जानता है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। घुसपैठ पर लगाम कसने के लिए भारत ने अपनी पश्चिमी सीमा पर एक और बड़ी सुरक्षा दीवार खड़ी कर दी है। दरअसल दोस्तों बॉर्डर पर फेंसिंग भारत की सुरक्षा स्ट्रैटेजी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। अब भारत सरकार ने संसद में बताया है कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर फेंसिंग लगभग पूरी हो चुकी है। गृह मंत्रालय ने कहा कि भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर की कुल लंबाई 2279.66 किलोमीटर है, जिसमें से 93.25% सीमा पर फेंसिंग पूरी हो चुकी है। सिर्फ 6.75 हिस्सा ऐसा है जो अभी बिना फेंसिंग का है, यानी कि लगभग 154 किलोमीटर का। इवन भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर भी 79.08% हिस्से पर फेंसिंग पूरी हो चुकी है। और यही नहीं, भारत म्यांमार बॉर्डर पर फेंसिंग की शुरुआत हो चुकी है और अब तक 9.2 किलोमीटर का क्षेत्र कवर किया गया है। पाकिस्तानी बॉर्डर पर फेंसिंग लगाने का दोस्तों सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि आतंकी घुसपैठ में कमी होगी, सीमा सुरक्षा बलों को बेहतर कंट्रोल मिलेगा और स्थानीय इलाकों में स्थिरता है। यहाँ पर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि भले ही हम फेंसिंग यहाँ पर लगा दें, लेकिन ये आतंकी जो है अब ये बॉर्डर को सीधे तो नहीं पार कर पाएंगे, लेकिन दोस्तों ये सुरंगें बनाकर घुसने की कोशिश करते हैं और कई मामलों में तो पकड़े भी गए हैं। ऐसे में यहाँ पर भी लगाम लगाने की काफी सख्त जरूरत है। दोस्तों भारतीय सेना अब पिनाका मार्क 3 रॉकेट सिस्टम को तेजी से आगे बढ़ा रही है। DRDO के द्वारा डेवलप ये नेक्स्ट जनरेशन का रॉकेट भारत की स्वदेशी आर्टिलरी ताकत को नई ऊंचाई देने वाला है। कुछ रिपोर्ट्स बताती है कि पिनाका मार्क 3 का प्री प्रोडक्शन वेरिएंट तैयार हो चुका है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी 120 किलोमीटर की रेंज, जो कि मौजूदा पिनाका की 75 किलोमीटर की क्षमता से ज्यादा है। इस नई पिनाका मार्क 3 में दोस्तों गाइडेड पिनाका की जो प्रूवन टेक्नोलॉजी है उसी का इस्तेमाल होगा, जिससे कि इसकी प्रिसीजन क्षमता मजबूत रहेगी, डेवलपमेंट का रिस्क कम होगा और इसे तेजी से शामिल भी किया जा सकता है। 2026 की शुरुआत में इसके यूजर ट्रायल्स होंगे दोस्तों। पिनाका मार्क 3 की सबसे बड़ी ताकत दोस्तों ये है कि ये मौजूदा पिनाका लॉन्चर के साथ ही कंपैटिबल है, यानी कि उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना। नए लॉन्चर खरीदने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ रॉकेट्स की खरीद होगी। ये काफी तेजी से हम कर सकते हैं और तैनात की भी तेजी से हो पाएगी, और ये भारतीय सेना की डीप स्ट्राइक और काउंटर बैटरी क्षमता को कई गुना बढ़ाएगा। और ट्रायल पूरा होते ही भारतीय सेना फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट की तरफ बढ़ सकती है। शुरुआती ऑर्डर लगभग 2500 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है, जिसे कि 2 डिफेंस कॉरिडोर प्रोडक्शन पार्टनर्स तैयार करेंगे। 18 से 24 महीनों में बड़े पैमाने पर इसका प्रोडक्शन होगा। मतलब पिनाका मार्क 3 सिर्फ एक नया रॉकेट नहीं, बल्कि भारत की स्वदेशी आर्टिलरी स्ट्राइक क्षमता का प्रतीक भी है। विजय दिवस के समारोह के दौरान भारतीय सेना ने अपनी स्वदेशी ताकत को प्रदर्शित किया, और इस बार सामने आया वज्र का ऑल टेरन व्हीकल, जो कि कठिन इलाकों में सेना की मोबिलिटी को पूरी तरह बदल सकता है। और ये एक मिलिट्री ग्रेड का ऑल टेरन व्हीकल है, जिसे खास तौर पर दुर्गम और ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए डिजाइन किया गया है। इसके फीचर्स की बात की जाए तो इसमें 1000 सीसी का पावरफुल इंजन है, फुल्ली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, 4x4 ऑल व्हीकल ड्राइव सिस्टम है, 40 डिग्री तक की ढलान पर चलने की क्षमता है। ये वाहन 4 सैनिकों को आराम से ले जा सकता है। वज्रका का निर्माण दोस्तों 510 आर्मी बेस वर्कशॉप के द्वारा किया गया है। इसकी अनुमानित लागत 20 लाख पर यूनिट है, जो कि काफी किफायती है बड़े पैमाने पर डिप्लॉयमेंट के लिए।
वहीं दोस्तों भारतीय नौसेना का नेक्स्ट जनरेशन का महाविनाशक युद्धपोत के ऊपर एक बड़ी अपडेट आई है। दरअसल दोस्तों भारतीय नौसेना अब नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर यानी कि प्रोजेक्ट 18 पर काम करना शुरू कर दिया, जो 2030 के दशक की शुरुआत में सर्विस में आएगा। प्रोजेक्ट 18 दोस्तों अब तक का भारत का सबसे बड़ा और सबसे एडवांस डिस्ट्रॉयर होगा, जिसका डिस्प्लेसमेंट 11,000 टन का होगा, लंबाई 180 से 190 मीटर होगी। इसमें इंटीग्रेटेड फुल इलेक्ट्रिक प्रपोल्सन सिस्टम होगा। ब्रह्मोस और भविष्य के हाइपरसोनिक मिसाइल ये कैरी कर सकता है। लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि LRSAM इसमें लगा होगा। आईसा मल्टी फंक्शनल रडार और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इसमें लगे होंगे। भारत का प्रोजेक्ट 18 डिस्ट्रॉयर दोस्तों चाइना के टाइप 055 और अमेरिका के एरिलीक ब्रुक फ्लाइट 3 जैसे डिस्ट्रॉयर को सीधा चैलेंज करेगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि प्रोजेक्ट 18 में लेजर बेस्ड CIWS सिस्टम होगा, हाइपरसोनिक मिसाइल डिफेंस होगा, भविष्य में रेलगन जैसे हथियार इसमें लगाए जा सकते हैं और IFEP टेक्नोलॉजी इसे आने वाले दशकों के लिए अपग्रेड रेडी बनाएगी। और ये एक डिजिटल डिस्ट्रॉयर होगा जो ड्रोन और अनमैन्ड प्लेटफॉर्म के साथ नेटवर्क में लड़ेगा। भारतीय नौसेना ने दोस्तों अपना पहला डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC-A20 को ऑफिशियली तौर पर कमीशन कर लिया है। DSC-A20 को नेवल बेस कोची में कमीशन किया गया और ये साउथर्न नेवल कमांड के तहत कार्य करेगा। इसकी विशेषताओं की बात की जाए तो इसका कैटामैरन हल डिजाइन है, 390 टन का डिस्प्लेसमेंट है। इसका डिजाइन और परीक्षण NSTL विशाखापट्टनम में किया गया है और इससे भारतीय नौसेना को कई तरीके के फायदे मिलेंगे, जैसे कि अंडर वाटर रिपेयर और निरीक्षण करना, हार्बर और पोर्ट क्लियरेंस, तटीय क्षेत्रों में स्पेशल डाइविंग ऑपरेशंस आदि में। वहीं दोस्तों भारतीय नौसेना ने अपने नेवल एविएशन क्षमता को और मजबूत करते हुए दूसरे MS-60R मल्टीरोल हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन INAS 335 ऑस्प्रे को ऑफिशियली तौर पर कमीशन कर दिया। इस ऐतिहासिक मौके पर नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने INS हंसा में आयोजित समारोह को भी संबोधित किया। एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी ने कहा कि INS हंसा जो भारतीय नौसैनिक उद्यान का होम बेस है, यहाँ ऑस्प्रे की कमीशनिंग करना मेरे लिए गर्व की बात है। MS-60R हेलीकॉप्टर दोस्तों भारतीय नौसेना के लिए गेम चेंजर है। इसकी क्षमताओं की बात की जाए तो ये जो हेलीकॉप्टर है वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर कर सकता है, एंटी सरफेस वॉरफेयर कर सकता है। इसमें एडवांस सोनार, रडार और सेंसर्स लगे हैं। नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन करने में ये सक्षम है। यह हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना के डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट हो सकता है। INAS 335 ऑस्प्रे की कमीशनिंग से समुद्री निगरानी मजबूत होगी हमारी, हिंद महासागर क्षेत्र में डिफेंस बढ़ेगा और भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता को बड़ा बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि BARC ने अब पूर्वी तट पर विशाखापट्टनम के पास एक नया अत्याधुनिक रिसर्च कैंपस स्थापित करने की योजना बनाई है और ये फैसला देश के लॉन्ग टर्म न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बराक का ये नया केंद्र 1207 हेक्टेयर राजस्व भूमि पर स्थापित किया जा रहा है, जिसे पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। इसी के साथ ही 148.15 हेक्टेयर वन भूमि परियोजना भी इससे सटी हुई है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि 120 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को पूरी तरह सुरक्षित बफर जोन के रूप में छोड़ा जाएगा। केवल 27.83 हेक्टेयर में सीमित डेवलपमेंट होगा। इसमें जेट्टी, समुद्री जल लाइन, सुरक्षा टावर और गश्ती सड़कें शामिल हैं और इससे दोस्तों भारत को बड़े फायदे मिलेंगे। ये सेंटर न्यूक्लियर एनर्जी, हेल्थ, कृषि, वाटर मैनेजमेंट और अन्य स्ट्रैटेजिक क्षेत्रों में रिसर्च को नई स्पीड देगा। और इवन दोस्तों इस प्रोजेक्ट की संवेदनशीलता को देखते हुए इसका DPR गोपनीय रखा गया है। सरकार ने कहा है कि भविष्य में इस भूमि का उपयोग केवल साइट स्पेसिफिक गतिविधियों तक सीमित रहेगा और ये भारत के परमाणु अनुसंधान ढांचे को और मजबूत करेगा। ये कदम दोस्तों आने वाले दशकों में भारत की ऊर्जा और सुरक्षा जरूरतों को भी मजबूती देगा। तो फिलहाल इतने अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।